आज हम एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 5 वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 13 से देखने को मिलेगा। इसके पहले हमने 12 तक बता दिया है, जिसको आप पहले का वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 13 से हल करते हैं। क्वेश्चन 13 में बोला है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग अर्थात 8 का जो टेबल होता है, मतलब 8 का जो पहाड़ा होता है, उसको आप 15 बार लिखिएगा और लिखने के बाद जो आपको संख्या प्राप्त होगा, उन सभी 15 संख्या का योग आपको ज्ञात करना है। तो चलिए, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी प्रकार से हम एपी को लिखते हैं। तो 8 के प्रथम 15 था, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 लिखें। 8 के दूसरा गुणज 16 हो जाएगा, तीसरा गुणज 24 हो जाएगा। चूंकि 15 तक लिखना हमको प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हम टोटल गुणज को नहीं लिखते हैं और डॉट 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 कर लिख देते हैं 15 पदों तक। 8 के 15 गुणज, तो 8 लिखें, 16 लिखें, 24 लिखें, डॉट डॉट डॉट, फिर 15 पदों तक। तो ए का मान यहाँ पर 8 है, डी का मान भी 8 ही होगा क्योंकि 8 का गुणज है। ऐसे ही आप अगला पद माइनस पिछला पद करके निकाल सकते हैं। एन का मान 15 है, पूछा है एस एन का मान, तो एस एन का मान देखिए निकालते कैसे हैं। तो चूंकि डी का मान दे रखा है, इसलिए हम एस एन का बड़ा सूत्र का प्रयोग करेंगे। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान आप 15 रख दीजिए, a का मान 8 रखिए, फिर n का मान 15 रखिए और d का मान हम 8 लाए हैं। दो 8 16 होता है, 15 में 1 चला गया 14, चौदह 8 होता बलियोतल से, अब इसको क्या करते हैं, जोड़ेंगे, 112 और 16 हो जाएगा कितना, तब 12 और 10 22 और 6 28 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, काटिए, 2 से कट जाएगा, 2 से 6 बार में, फिर 4 बार में। अब 15 गुना 64 कर दीजिए, तो 15 को पढ़ेंगे 4 बार में, तो 15 चौक 60 हो जाएगा। हाथ में 6 बचेगा, फिर 15 को पढ़ेंगे 6 बार में तो 90, और 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96। मतलब क्या आया हमको, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग 960 आ गया। तो यही आपका इसका उत्तर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में बोला है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अर्थात 0 और 50 के बीच जितना भी विषम संख्या है, उन सभी संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा कि 0 और 50 के बीच में कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। तो देखिए, विषम संख्या जो स्टार्ट होगा 0 और 50 के बीच में, जो सबसे पहला संख्या होगा वो 1 होगा। 1 के बाद जो विषम संख्या होगा वो 3 होगा। फिर 2-2 के अंतराल पर आप लिखते चले जाइए। 50 विषम संख्या नहीं है, तो उससे पहले जो संख्या 49 है उसको हम लिख देते हैं।
ये आपको विषम संख्या का एक अनुक्रम मिल गया। अब इससे आप सबसे पहले विषम संख्या के टोटल कितना विषम संख्या 50 तक में अर्थात n के मान आपको ज्ञात करना है। पहले n का मान निकाल लेंगे, तब हम उन सभी विषम संख्याओं का योग को ज्ञात करेंगे। तो a के मान 1 है, d के मान 3 - 1 = 2। उसी प्रकार यहां पर दे रखा है 49, जिसको हम अंतिमा पद मानेंगे। और tn का अगर सूत्र हम लगाते हैं तो n का मान हमको निकल जाएगा। तो tn का सूत्र होता है a + n - 1 × d। और tn का मान दे रखा 49, n का मान तो नहीं पता है, d का मान हमको 2 रखा दिया है। ये एक इधर प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस। 49 में 1 चला गया 48। ये इसको अगर हम अभी गुना नहीं करिए, काट दीजिएगा। ये 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा, तो ये कट जाएगा। 1 इधर माइनस में है, उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n के मान इस तरह से हम निकाल लिए। अर्थात 0 और 50 के बीच में टोटल 25 विषम संख्या है। तो अब हम इसका योग ज्ञात करते हैं। तो यहां पर हम छोटा सूत्र का प्रयोग करेंगे। n का मान हमको 25 आया है, a का मान 1 है और l अर्थात tn, तो tn का मान 49 है। उनचास और 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। तो 25 × 25 अर्थात 25 का वर्ग, तो 625। तो 0 और 50 के बीच में कुल 25 संख्या है, 25 विषम संख्या है और उन 25 विषम संख्या का योग टोटल 625 है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर दिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। अर्थात आपको बोला है कि एक ठेकेदार को किसी भी काम करने के लिए ठेका उसको दिया गया। उस ठेकेदार को यह बता दिया गया कि यदि तुम निश्चित समय से अगर कार्य को 1 दिन विलंब से करते हो तो आपको 200 रुपया जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा। अगर आप 2 दिन विलंब कर देते हो कार्य को करने में, मतलब देर कर देते हो, तो आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। उसी प्रकार जितना दिन आप लेट करोगे उसी के अनुसार आपको प्रतिदिन 50-50 रुपया बढ़ते चला जाएगा। तो एक ठेकेदार ने कार्य को 30 दिन विलंब किया, कार्य को पूरा करने में उसे 30 दिन का लेट हो गया। तो वही पूछ रहा है कि 30 दिन में
वह जो ठेकेदार है वह टोटल कितना रुपया जुर्माना के रूप में अदा करेगा। तो सबसे पहले पहला दिन लेट किया तो उसको जुर्माना 200 रुपया लगा, तो हम सबसे पहले 200 रुपया लिखें। दूसरा दिन जुर्माना किया तो उसको 250 रुपया लगा, मतलब दूसरा दिन विलंब किया तब उसको जुर्माना 250 रुपया लगा। तीसरा दिन विलंब किया तो उसको 300 रुपया लगा। इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। तो वह जो ठेकेदार है कुल 30 दिन का विलंब किया, मतलब 30 दिन देरी कर दिया उस काम को करने में, तो 30 पदों तक। तो ही बोला है कि इन 30 दिनों में उसको जुर्माना के रूप में कितना रुपया देना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यह एक एपी का निर्माण कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर एसएन का सूत्र लगाकर इसको हल कर लेंगे। ए का मान 200 और डी का मान 50, एन का मान 30, तो एसएन का मान हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर एन का मान 30 रखेंगे, ए का मान 200, एन का मान 30, डी का मान 50। ये कट जाएगा 15 बार में, ये 400 हो गया, 30 में से एक गया तो 29 और गुना ये 50। तो ये 400 इसको गुना करेंगे 9 पचे 45, 5 दूनी 10 4 14, एक शून्य है तो एक शून्य बैठा दीजिए। देखिए 1400 400 तो 1800 और 50 था तो 50, 1850। अब क्या करिए, इसको गुना कर देते हैं। 15 को पढ़ेंगे 5 बार में 15 पचे 75, हाथ में 7। 15 को 8 बार में पढ़ेंगे तो 15 8 20 से, और 7 जोड़ेंगे तो 127, हाथ में बच गया 12। फिर 15 को पढ़ेंगे एक बार तो 15, और 15 और 12 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। एक शून्य है तो यहाँ पर शून्य बैठा दीजिए। तो उस ठेकेदार को कुल 30 दिनों को लेट करने पर 27,750 रुपया जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा। तो बोला कितना रुपया देना पड़ेगा, तो लिखेंगे अतः इस ठेकेदार को कुल 27,750 रुपया जुर्माना के रूप में अदा करना पड़ेगा। यही आपका उत्तर हो गया। तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में बोला है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बोला कि टोटल प्राइज कितना है, तो 7 प्राइज है, 7 नगद प्राइज है। इसका मतलब पदों की संख्या 7 हो गया। और बोला, और क्या बोला कि 7 प्राइज को मिलाकर कुल कितना रुपया का है, तो 700 रुपया का। मतलब S7 का जो मान हुआ
वो 700 है। एक चीज और क्या बोला कि प्रत्येक प्राइज अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। अर्थात अगर फर्स्ट को मिला है 100 रुपया तो सेकेंड को 80 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप डी के मान निकालिएगा तो 80 माइनस 100 तो माइनस 20 होगा। तो यहाँ पर हम डी का भी मान दे रखा है, 20 रुपया कम है अर्थात डी का मान माइनस 20 है। अगर ज़्यादा रहता तो प्लस 20 होता। तो बोला क्या, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यदि हमको ए का मान और डी का मान निकल जाता है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले ए और डी का मान को निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एसन का हम बड़ा सूत्र का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमको डी का मान दिया है। देखिए एन के जगह 7 है तो 7 रखिए। डी का मान माइनस 20 है। इस 7 का मान 700। ये 6 हो गया। ये 7 से काटिएगा तो 100 बार में कटेगा। बीस छक 20 होता है तो माइनस 120 हो जाएगा क्योंकि माइनस में 20 था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 कॉमन हो रहा है तो हम यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो 60 यहाँ पर आ जाएगा। 2 से 2 कट गया तो हो क्या गया हमको, ये 100 है। इधर a माइनस 60 हो गया। देख पा रहे हैं कि आप इधर ये माइनस में 60 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो a का मान हो गया 160। a का मान हमको निकल गया। और जब a का मान निकल गया, d के मान पता है तो हम प्रत्येक प्राइज का मान हम निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्राइज हमको मिला कितना का, तो 160 रुपया का। तो लिखेंगे इसलिए प्रत्येक पुरस्कार का मान, प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या हो जाएगा, तो पहला पुरस्कार का 160 और चूंकि 20-20 रुपया कम है तो दूसरा पुरस्कार का 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60। देखिए 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद हो जाएगा 40। तो इस तरह से हम 7 पुरस्कार का मान ज्ञात कर लिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन में क्या बोला, बोला कि पेड़ लगाने के बारे में विद्यार्थियों को बोला गया और उसको यह भी बता दिया गया कि प्रत्येक कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाना है। अर्थात अगर कोई स्टूडेंट 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है तो उस स्टूडेंट को
5 पेड़ लगाना है। और कोई स्टूडेंट अगर 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है तो उस स्टूडेंट को 7 पेड़ लगाना है। बोला गया कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। 3 अनुभाग के मतलब 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। तो अगर हम कक्षा 1 के बारे में चर्चा करें तो कक्षा 1 के लिए पेड़ों की संख्या क्या होगा? देखिए, हम सेक्शन 3 को दे देते हैं ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। अब देखिए, कक्षा 1 है तो पहला सेक्शन भी 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी 1 पेड़ लगाएगा और तीसरा सेक्शन भी 1 पेड़ लगाएगा। अर्थात कक्षा 1 में टोटल पेड़ कितना लगा? तो टोटल पेड़ 3 लगा। अब कक्षा 2 के लिए चलते हैं तो कक्षा 2 के लिए पेड़ों की संख्या, अब कक्षा 2 है तब 2 पेड़ लगाएगा प्रत्येक सेक्शन, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, मतलब तीनों मिला के टोटल 6 पेड़ लगाया। तो कक्षा 2 वाला 6 पेड़ लगाया। अब कक्षा 3 पर चलते हैं। कक्षा 3 के लिए पेड़ों की संख्या, तो 3 कक्षा है तो 3 पेड़ लगाएगा, तो हो जाएगा कितना? 9 पेड़। इसी तरह से बढ़ते जाएगा कक्षा 12 तक। तो हम उतना नहीं लिखेंगे, हमको तो एपी निकालना था। एपी अगर निकल जाता तो कुल 12 कक्षा मिलाकर कुल कितना पेड़ लगाया तो उसको हम एसएन के सूत्र लगाकर ज्ञात कर लेते हैं। तो हमको 3 पद निकल गया, तो हम एपी का जो अनुक्रम है उसको हम लिख सकते हैं। तो अनुक्रम हमको क्या प्राप्त हुआ? 3, इसलिए अनुक्रम हमको क्या मिला? 3 मिला, 6 मिला, 9 मिला। इसी तरह से ये बढ़ते जा रहा है और कहाँ तक बढ़ेगा? तो 12 कक्षा है तो 12 पदों तक बढ़ेगा। अब देखिए, यहां पर हमको ए का मान 3 हो गया, डी का मान 6 - 3 तो 3 हो गया, एन का मान 12 हो गया, तो एस एन का मान निकाल दीजिए। तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 2a + n - 1 इंटू डी। अब जहां पर n है वहां पर 12 रखिए, ए का जगह 3 और डी का जगह 3। तो इस 12 का मान तो दिया नहीं, इसको काटते हैं, 6 बार में कट जाएगा। ये 2 तिया 6, 12 में 11, तो ये 6 हो गया। 11 तिया 33, तो ये हो गया 6। ये गुना का चिन्ह यहाँ नहीं कुछ रहेगा तो 33 और 6 हो गया 39। इसको गुना कर दिए तब हो जाएगा 6 9 54, 5 बच जाएगा हाथ में, 6 18 5 23। अर्थात टोटल कक्षा 12 था तो 12 कक्षा मिलाकर कुल पेड़ों की संख्या कितना हो गया? 234। यही आपका उत्तर हो गया। तो इसको भी आप अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में बोलता है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों
ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, जहां पाई का मान 22/7 है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, जैसा कि आप ये फिगर जो देख पा रहे हैं, जिसको हमने फिगर 5.4 बोला था, तो यही फिगर है। इस फिगर में बोला है कि ये जो अर्धवृत्त आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये नीचे भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। तो आप ये जितना अर्धवृत्त आप देख पा रहे हैं, ये सभी अर्धवृत्त का ये जो सर्पिल है, जिस पर हम ओवर राइटिंग कर रहे हैं, यही सर्पिल की लंबाई आपको कुल लंबाई ज्ञात करना है। और टोटल ऐसा सर्पिल कितना है, तो टोटल 13 सर्पिल है। 13 सर्पिल का आपको कुल लंबाई ज्ञात करना है। अगर हम मान लेते हैं कि यह जो सर्पिल है L1 है, तो ये L2 हो जाएगा, ये L3 हो जाएगा, ये L4 हो जाएगा, ये L5 हो जाएगा, और ये जो सर्पिल है L6 हो जाएगा। इसी प्रकार L13 तक चलता रहेगा, जिसमें बोल रखा है कि जो पहला अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या कितना है, तो 0.5 है। मतलब इसकी जो त्रिज्या है A से लेकर B तक, इसकी जो त्रिज्या है 0.5 है। तो L1 की जो त्रिज्या हो जाएगा, L1 की जो त्रिज्या हो जाएगा, L1 की त्रिज्या ये 0.5 है। अगर आप इसकी त्रिज्या की चर्चा करते हैं तो बोला 0.5 बढ़ते चल जाता है, अर्थात ये 0.5 और फिर 0.5 बढ़ गया, तो 0.5 और 0.5 तो टोटल 1 हो गया। तो इसकी जो L2 की त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार L3 की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह बढ़ते चला जाता है। तो बोला कि टोटल जो 13 सर्पिल है, उन 13 सर्पिल का आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका सूत्र आपको बताते हैं कि कौन सा सूत्र लगाएंगे तो हम 13 सर्पिल का जो लंबाई है ज्ञात कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले हम वृत्त समझाते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। वृत्त में आप जानते होंगे कि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है, 2πr। अर्थात वृत्त का अगर हम पूरा चक्कर लगाते हैं तो 2πr इकाई दूरी तय करते हैं। तो अगर हम पूरा चक्कर ना लगाकर यहाँ से जाएं और यहाँ तक ही चक्कर लगाएं, मतलब आधा चक्कर लगाएं, तब कितना दूरी हम तय करेंगे। तो 2πr था तो हम 1πr दूरी तय करेंगे। 1πr इधर, 1πr इधर, तब ने जाकर हुआ था 2πr।
तो हमको क्या पता चला कि इस प्रकार का जो अर्धवृत्त सर्पिल होता है उसका जो लंबाई निकालना होगा तो हम पाई आर की मदद से निकाल सकते हैं। तो हम किस प्रकार हम 13 सर्पिल का योग ज्ञात करेंगे? तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस प्रकार ज्ञात करेंगे कि पहला सर्पिल का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा पाई R1। पहला सर्पिल की त्रिज्या R1 मान लिए। दूसरा का क्या होगा पाई R2, तीसरा का क्या होगा पाई R3। इसी तरह से बढ़ते जाएगा कहाँ तक? 13 पदों तक। अब देखिए सब में पाई है, पाई कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा R1 R2 R3 और इसी तरह से जाएगा 13 पदों तक। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 होता है, R1 का मान 0.5 दिया है, R2 का मान 1 दिया है, फिर 1.5 दिया है और इसी तरह से 13 पदों तक। अब देखिए ये तो एपी है, अब ये एपी है तो यहाँ पर एसएन का सूत्र हम लगा सकते हैं बड़ा वाला, तो लगा दीजिए बड़ा वाला सूत्र एसएन का। तो एसएन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है N/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही सूत्र होता है। अब देखिए यहां पर हम बैठा देते सब का मान। देखिए ये जैसा है वहीं पर इसको हम पहले बैठा देते हैं मान, उसके बाद ऊपर लिखेंगे n का मान कितना है 13, तो जहां n है वहां 13 रखिए। a का मान क्या है, पहला पद 0.5 है, n का मान 13 है, d का मान तो 0.5 बढ़ रहा था 0.5 d का मान हो गया। अब इसको हल करिए, देखिए ये 2 से कट रहा है 11 बार में, तो ये क्या हो गया 11 गुना और ये 13 ऊपर है और नीचे क्या है तो 7 है। इधर देखिए 2 गुना 0.5 तो 0.5 मतलब आधा, आधा को 2 से गुना करेंगे तो 1 रुपया आ जाएगा, तो 1 आ गया, प्लस है तो प्लस, 13 में से 1 चला गया 12, इसको हल करिए। देखिए किसी भी संख्या को आधा से गुना करते तो उस संख्या का आधा हो जाता है, तो 12 को आधा से गुना करेंगे तो 12 का आधा 6, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कट गया और 11 से गुना करने का आपको ट्रिक बताया गया है। 3 है तो 3 लिख दीजिए, फिर अगला जो लिखेंगे इसको जोड़ दीजिए, 3 1 4, फिर अंत में जो रहेगा उसी को लिख दीजिए। तो ये आपका 13 सर्पिल की कुल लंबाई आ गया। इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं।
क्या बोला है कि लकड़ी का लट्ठा का ढेरी लगा हुआ है। तो लकड़ी के लट्ठा के ढेरी लगा हुआ है, तो उस ढेरी में टोटल बोला है कि 200 लट्ठा है, जिसमें क्या बोला है, जो सबसे नीचे लाइन है, नीचे जो सबसे नीचे लाइन है उसमें 20 लट्ठा है। कितना लट्ठा है? 20 लट्ठा है। फिर 19 है, फिर 18 है। इसी प्रकार लट्ठों की संख्या ऊपर जाकर घटते गया है। तो बोला है कि बताइए कि टोटल लट्ठों की जो पंक्ति है कितनी पंक्ति है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठा है। तो अर्थात हमको क्या बोला, जो अंतिमा पद है Tn उसको ज्ञात करने के लिए बोला और n ज्ञात करने के लिए बोला। तो ज्ञात करते हैं। हमको a का मान क्या दिया? 20 दिया। d का मान 19 माइनस 20 माइनस 1। अच्छा, हमको कुल लट्ठों की संख्या Sn का मान दे रखा 200 है। तो इससे आप क्या निकाल पाएंगे? n निकाल लेंगे। तो n निकालिए। तो Sn का हम बड़ा सूत्र लगाते हैं। यहां पर Sn का मान 200 है, n का मान क्या है? n का मान नहीं दिया है। a का मान 20 है, n का मान नहीं दिया, और d का मान -1 है। तो ये 200, ये n/2, ये 40, ये -1 गुना n करेंगे तो -n हो जाएगा, और -1 गुना -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। ये 2 इधर गुना में भागा में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। तो 400, और ये 40 1 41, इसको आप गुना कर सकते हैं। तो n गुना 41 तो 41n, n गुना -n तो -n²। द्विघात सूत्र में इसको ले आते हैं, माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, चूंकि ये प्लस है ही तो प्लस ही रह जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब ये द्विघात सूत्र का रूप आपको ले लिया। अब आप क्या करिए कि हम बताए थे कि जिसका घात 2 रहेगा, जो अचर रहेगा, वो दोनों गुना करिए। तो 400 गुना n², तो 400 n²। अब इसको इस ढंग से तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर आपको 41 आ जाए। कैसे आएगा? तो इसको भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम साइड में इसको तोड़ते हैं। 2 से लगेगा 200 बार में, फिर 100 बार में, फिर 50 बार में, फिर 25 बार में, फिर 5 बार में। अब देखिए, ये हो गया 5 × 25, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो एक टूटा 16 और 25, तो 16 25 41 होता है। तो इसको हम तोड़ दिए। किस प्रकार तोड़े? तो n², और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16n और ये 25n। तो 16 और 25 हो गया, और प्लस में 400 बराबर 0। इसको आप क्या करिए, n कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस में हो जाएगा 16। फिर यहाँ पर आप क्या करिए, 25 कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस हो जाएगा 16। अब आप क्या करिए, n-16 को कॉमन ले लीजिए, तो n-25 हो जाएगा। फिर n-16 बराबर हो जाएगा 0, फिर n-25 बराबर हो जाएगा 0, तो n बराबर हो जाएगा 25, n बराबर हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पर n का जो मान आया है दोनों प्लस में ही आया है, तो दोनों n का मान संभव है कि नहीं है, चेक करके हम देखते हैं। तो चेक करते हैं कि T16 मतलब 16वां पद में कितना लकड़ी का लट्ठा आता है। तो चलते हैं, देखिए इसको हल करते हैं। T16 तो a + 15d, a का मान हमको क्या आया है 20,
15 और डी का मान -1, तो ये 20 -15 तो 5। मतलब जो अंतिमा पद है, जो 16वां पद है, उसमें लकड़ी के लट्ठों की संख्या 5 आ रहा है। अब चेक करते हैं कि क्या 25वां पद भी संभव है, मतलब 25 पंक्ति भी हो सकता है, तो उसको भी चेक करते हैं। तो T25 बराबर हम जानते हैं A + 24D होता है। अब A का मान है 20 और D का मान है -1, तो 20 और -24 तो आ गया -4। तो इसमें बोला है कि जो 25वां पंक्ति है उसमें -4 लट्ठा होगा। तो क्या लट्ठों की संख्या माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए यह जो हो गया अमान्य हो गया, यह अमान्य है। अर्थात जो पंक्ति की कुल संख्या है वो 16 है और जो 16वां पंक्ति है उसमें 5 लकड़ी का लट्ठा है। तो लिखेंगे बॉक्स बनाकर इसलिए कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या कितना है? 5। और सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना? 5। कुल पंक्तियों की संख्या 16 होगा, 5 नहीं होगा। कुल पंक्तियों की संख्या 16 और सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5। यही आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 19 को भी हल कर लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में बोलता है एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? अर्थात इसमें बोला है कि एक बाल्टी है, ये बाल्टी हो गया और इस बाल्टी को जो पहला आलू है उससे 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मान लिए कि पहला आलू यहाँ है, ये आलू है, उसके बाद जितना भी आलू रखा गया है उसको 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। बाल्टी से जो पहला आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर है, बाकी जो आलू है 3-3 मीटर की दूरी पर है। तो ये यहाँ डाल देते हैं,
तो एक आलू यहाँ, ये भी आलू, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टोटल हमने 10 आलू को इस पंक्ति में रख दिए हैं, 2 4 6 8 10, और पहला जो आलू है 5 मीटर की दूरी पर है और बाकी जो आलू है वो 3-3 मीटर की दूरी पर है, सब 3-3 मीटर की दूरी पर है। देखिए बोला क्या है, बोला है कि प्रतियोगी का काम क्या है, इधर बाल्टी से ही चलेगा और बाल्टी से चलने के बाद इधर से चला और ये पहला आलू को उठाया, तो उठाया तो इधर से चला तो 5 मीटर चला, और उठाने के बाद फिर इधर से बाल्टी में जाकर रखेगा आलू को। तो टोटल दूरी पहला आलू को उठाने में उस प्रतियोगी को कितना मीटर चलना पड़ा, तो 5 मीटर गया और 5 मीटर फिर आया, अर्थात 10 मीटर की दूरी तय करना पड़ा। तो पहला आलू को उठाने में उस प्रतियोगी को 10 मीटर चलना पड़ा। अब दूसरा आलू उठाना है, तो दूसरा आलू उठाना है तो क्या करेगा, वो जाएगा यहाँ से इस आलू के पास में, तो कितना गया, 5 और 3 8, और उसके बाद क्या करेगा, उठाएगा आलू को और फिर वापस इस बाल्टी में रखने के लिए आएगा, तो 8 गया और 8 फिर आया, तो 16 मीटर की दूरी तय किया दूसरा आलू को उठाने में। इसी प्रकार से आगे वह बढ़ते चला जाएगा। तो 10 के बाद 16 हो गया, अर्थात 6 बढ़ा, तो फिर 6 बढ़ा दीजिए 22, फिर 6 बढ़ा दीजिए 28। इसी तरह से कब तक वो जारी रखेगा, जब तक वो 10 आलू को, मतलब 10 आलू को उठाकर बाल्टी में ना डाल दे, अर्थात 10 पदों तक। अब कुल दूरी इसको निकालना है, तो ए का मान तो हमको निकला है कि 10 है, और डी का मान हम निकाल लेंगे अगला पद माइनस पिछला पद, मतलब 6। एन का मान हमको 10 देले हैं, तो एस एन का मान निकाल लेते हैं बड़ा सूत्र से, क्योंकि डी का मान दिया है इसलिए हम बड़ा सूत्र का प्रयोग किए। एन का मान कितना है, 10 है, डी का मान 6 है, ये कट जाएगा 5 बार में, 10 में 1 गया 9, 9 6 54, 20 और 54 को अगर हम जोड़ते हैं तो 74 हो जाएगा, और इसको अगर हम गुना करेंगे तो 5 चौक 20 और 7 पचे 35 और 35 और 2 तो हो जाएगा 37। मतलब वह जो प्रतियोगी है कुल 370 मीटर की दूरी तय करेगा। तो इस तरह से यह भी क्वेश्चन आपको समाप्त हो गया, और इस तरह से यह चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में एपी के कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें।